गाइस, कैसे हो आप सभी। कैम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का मोस्ट वेलकम। डियर फ्रेंड्स, सरफेस केमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक रहेगा एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड। यानी कोई भी आपका सॉलिड सरफेस है, उस पर गैसियस पार्टिकल एडजॉर्ब हो रहे हैं। क्लियर है नहीं है ये? यानी सॉलिड की सरफेस पर गैसों का अट्रैक्ट होना, चिपकना, वो हमारा टॉपिक रहेगा। इसमें हम देखेंगे कि ये एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, किस तरह से इंक्रीज का जो रेट है इंक्रीज और डिक्रीज होता है दोस्तों। इसके बाद इसमें एक छोटा सा टॉपिक आएगा हमारा टेम्परेचर और प्रेशर के वर्सेस एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। क्लियर है नहीं? जिसको हम पढ़ेंगे दोस्तों एडजॉर्प्शन आइसोथर्म और एडजॉर्प्शन आइसोबार के टर्म में। क्लियर है ये? चलिए स्टार्ट करते हैं। एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड, यानी गैसियस एडजॉर्बेट सॉलिड एडजॉर्बेंट की सरफेस पर किस तरह से एडजॉर्ब होता है। क्लियर है नहीं है फ्रेंड्स? एक चीज आप याद रखिए, सभी गैसेस, ऑल द गैसेस गेट एडजॉर्ब एट द सरफेस ऑफ सॉलिड टू सम एक्सटेंट। कुछ गैसेस ज्यादा अमाउंट में एडजॉर्ब हो जाती हैं, कुछ गैसें कम अमाउंट में एडजॉर्ब होती हैं सॉलिड की सरफेस पर। लेकिन ये एक नेचुरल फिनोमिना है फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में कि ज्यादातर सभी गैसें किसी ना किसी अमाउंट में सॉलिड की सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाती हैं। क्लियर है नहीं है ये? एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो चीज हम देखते हैं। फैक्टर्स में फ्रेंड्स सबसे पहला आता है नेचर ऑफ एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। दोनों की नेचर के केस में हम देखेंगे। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट देख लेते हैं दोस्तों। एडजॉर्बेंट मीन्स सॉलिड का सरफेस। क्लियर नहीं है? सॉलिड की सरफेस पर किस तरह से एडजॉर्प्शन डिपेंड करता है। तो कोई भी सॉलिड सरफेस हो फ्रेंड्स, वो सभी गैसेस को किसी ना किसी मात्रा में एडजॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। क्लियर है नहीं है? सॉलिड सरफेस लाइक जैसे मेटल ऑक्साइड हो सकते हैं हमारे, ट्रांजिशन मेटल हो सकते हैं हमारे दोस्तों, एक्टिवेटेड कार्बन जिसको हम बोल देते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। क्लियर है नहीं है? एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ कार्बन या चारकोल बोल देते हैं। तो ये सभी गैसेस को किसी ना किसी अमाउंट में एडजॉर्ब कर लेते हैं, और इन सभी में भी देखा जाए तो एक्टिवेटेड चारकोल को एक गुड एडजॉर्बेंट माना जाता है। क्लियर है ये चीज? दूसरा आ जाता है फ्रेंड्स इसमें नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट हमारा क्या है दोस्तों? गैस नहीं है? गैस हमारा क्या है? एडजॉर्बेट है। तो सभी गैसें, मैंने अभी बात की थी ना, सभी गैसें किसी ना किसी मात्रा में एडजॉर्बेंट की सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाती है। किसी ना किसी मात्रा का मतलब क्या हुआ? बहुत सी गैसें कम, बहुत दूसरी गैसें ज्यादा, नहीं है? तो ये जो एक्सटेंट होता है किसी भी गैस का, वो डिपेंड करता है लिक्वेशन पे, लिक्विफिएबिलिटी ऑफ गैस। क्लियर नहीं है? कोई भी गैस जितनी जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी फ्रेंड्स, ये किस पे डिपेंड करेगा? यानी नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, यानी एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड कह सकते हैं लिक्वेशन ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। यानी एडजॉर्प्शन इस केस में फ्रेंड्स ऐसे भी लिख सकते हैं, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड इसी पॉइंट में आ जाता है दोस्तों। ये एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा लिक्वेशन ऑफ गैस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं दोस्तों क्रिटिकल टेम्परेचर के। नहीं है? क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? लिक्वेशन ऑफ गैस। सबसे पहले समझ लीजिए कि कोई भी गैस है जितनी जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी, एडजॉर्प्शन उस गैस के लिए उतना ही हाई होगा। मैं दो गैसों की कंपैरिजन कर रहा हूं। जैसे हमारे पास है फ्रेंड्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गैसेस हैं, और दूसरी ओर हमारे पास है फ्रेंड्स अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेस हैं। क्लियर है नहीं? हमसे पूछा जाता है कि कौन सी गैसों का एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, तो हमारे पास आंसर रहता है कि जो गैस जितनी जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन उतना ही हाई होगा।
क्लियर है नहीं है ये। और लिक्वेशन हमें पता चला है कि अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड जल्दी लिक्विफाई हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, देयरफॉर एडसॉर्प्शन का रेट इन गैसेस के लिए हाई होता है। क्लियर है नहीं है ये। और लिक्वेशन डिपेंड करता है फ्रेंड्स क्रिटिकल टेम्परेचर पे। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है कि एक ऐसी टेम्परेचर की रेंज अबव व्हिच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई, उस रेंज से ऊपर किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, वो रहता है फ्रेंड्स आपका क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर है नहीं है। और जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, ये चीज भी समझ लीजिए, जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर रहेगा, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर, फास्टर बी द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, फास्टर बी द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन दोस्तों, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। क्लियर है नहीं है ये। जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, फास्टर बी द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। इज दैट क्लियर। तो इस तरह से नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट पे डिपेंड करता है ये चीज हमारी। तीसरा आ जाता है दोस्तों इसमें सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। तो एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड, जितना ज्यादा सरफेस एरिया, एक तरह से कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नहीं है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया, एड्सॉर्प्शन का रेट उतना ही फास्ट हाई होगा। क्लियर है नहीं, क्योंकि गैसों के पार्टिकल को एड्सॉर्ब होने के लिए सरफेस एरिया मिलेगा, ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा तो तेजी से वो एड्सॉर्ब होंगे नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स आपका सरफेस एरिया के बाद इसमें आप प्रेशर डाल सकते हो, प्रेशर। तो प्रेशर के केस में एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड, फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो रहता है दोस्तों वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन प्रेशर, फिजिकल एड्सॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट आ जाता है इसमें प्रेशर के वर्सेस एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन दोस्तों, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। और जब हम प्रेशर के वर्सेस एक वेरिएशन ग्राफ प्लॉट करते हैं, दैट इज कॉल्ड आपका एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम इसको, आइसोथर्म। इसी में ही आ जाता है कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन और प्रेशर का जो वेरिएशन रहता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म रहता है। ओके। प्रेशर के लिए मैंने बताया एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड इंक्रीज होगा, क्लियर है नहीं, इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन प्रेशर। ओके। वो अलग अलग प्रेशर की कंडीशंस आ जाती हैं दोस्तों। नंबर नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हमारा टेम्परेचर। तो एड्सॉर्प्शन ऑफ, देखिए फिजिकल एड्सॉर्प्शन है नहीं है, तो एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड डिक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए तो इस तरह से वेरिएशन आ जाता है नहीं है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन x/m और टेम्परेचर के वर्सेस। कौन सा एड्सॉर्प्शन है दोस्तों ये, फिजियोसॉर्प्शन। और केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में दोस्तों अप टू ए सर्टेन लिमिट तक इंक्रीज होगा एंड देन स्टार्ट डिक्रीज, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन और टेम्परेचर। क्लियर है नहीं है ये। तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, यदि हम केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो दोस्तों नहीं है, केमिकल एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होगा अप टू ए सर्टेन लिमिट एंड देन स्टार्ट डिक्रीज, क्योंकि केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस और केमिकल रिएक्शन इनिशियल स्टेज में इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर है नहीं है। इस तरह से शुरुआत में इसका रेट बढ़ेगा। ओके। तो और टेम्परेचर के वर्सेस जो वेरिएशन रहता है, इसको फ्रेंड्स बोलते हैं हम एड्सॉर्प्शन आइसोबार। क्या बोल देते हैं, एड्सॉर्प्शन आइसोबार। क्लियर है दोस्तों। तो ये हमारा रहता है फैक्टर्स में। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं जिन पर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड डिपेंड करता है। आई रिपीट इट अगेन, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, सॉलिड सरफेस कैसी है आपकी, एक्टिवेटेड चारकोल है, ट्रांजिशन मेटल है या कोई भी मेटल ऑक्साइड है जैसे सिलिका और एल्यूमिना Al2O3 होता है, तो वो कोड एड्सॉर्बेंट का काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। जितनी लिक्विफिएबल गैस होती है दोस्तों, जितनी जल्दी कोई भी गैस लिक्विफाई हो जाएगी उसका एड्सॉर्प्शन उतना ही हाई होगा। वो कह रहा है एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिक्वेशन के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्रिटिकल टेम्परेचर के नहीं है। इसमें ये पॉइंट आ जाता है कि जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा एड्सॉर्प्शन उतना ही हाई होगा। अगला पॉइंट आ जाता है सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा एड्सॉर्प्शन के लिए गैसों को, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन हाई।
प्रेशर के वर्सेस एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म आ जाता है दोस्तों। फिजिकल एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन प्रेशर। ओके, और लास्ट है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर के केस में देखिए फिजिकल एड्सॉर्प्शन है तो डिक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, केमिकल एड्सॉर्प्शन है तो इनिशियल स्टेज इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर है दोस्तों? तो ये हमारा फैक्टर्स है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें फिजिकल प्रेशर के वर्सेस जो फैक्टर है आपका एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म देखिए दोस्तों, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है? एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या कहता है? एक रिलेशनशिप किस किस के बीच में? रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड प्रेशर के बीच में एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर है? नहीं, रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। इज दैट क्लियर? ये एक रिलेशनशिप आ जाती है। इस तरह का वेरिएशन देखने को मिलता है हमें दोस्तों। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन हो जाता है ये आपका। ओके, ये हमारा टेम्परेचर आ जाता है, और जिस पर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाए, ना इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो, उस प्रेशर को बोलते हैं दोस्तों हम, सॉरी ये प्रेशर है सैचुरेटेड प्रेशर पीएस। टेम्परेचर दोस्तों यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। ओके, टेम्परेचर कांस्टेंट। क्लियर है ये? तो वेरिएशन बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर कॉल्ड एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। क्लियर है ये चीज? यहाँ पर x ओवर m क्या है? एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। x यहाँ पर दोस्तों रहेगा मास ऑफ एड्सॉर्बेंट और m रहेगा मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। क्लियर है दोस्तों? इसी में आ जाता है दोस्तों फ्रेंडलेस एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलेस एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलेस ने एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में वेरिएशन ड्राइव किया था अलग अलग प्रेशर पे। क्लियर है? नहीं है ये? इसमें यहाँ पर 3 केस आ जाते हैं दोस्तों। पहला केस रहता है केस फर्स्ट, लो प्रेशर के लिए। एट लो प्रेशर, जब प्रेशर लो हो तो उस केस में कह रहा है एक्सटेंट फ्रेंडलेस एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। लो प्रेशर पर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी के आ जाता है। ये फर्स्ट केस है इसका। दूसरा केस आ जाता है दोस्तों इसमें केस सेकंड, क्या कहता है? एट हाई प्रेशर पर, प्रेशर जब हाई हो तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंडिपेंडेंट हो जाएगा प्रेशर पे। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर पे इंडिपेंडेंट। ये हाई प्रेशर है। क्लियर है? नहीं है? ये एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है तो ये इंडिपेंडेंट हो गया। ओके, और तीसरा केस आ जाता है दोस्तों केस थर्ड इसमें, और वो कहता है एट इंटरमीडिएट प्रेशर पर। इंटरमीडिएट प्रेशर होगा तो उस केस में एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा इंटीजर फॉर्म ऑफ टी की पावर 1 ओवर n के। 1 ओवर n यहाँ पर कह रहा है कि n स्टार्ट, n का जो वैल्यू रहेगा, n लाइज इन बिटवीन 0 to 1 के बीच में इसकी वैल्यू रहेगी n के लिए। और इस इंटरमीडिएट सिचुएशन में ये एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में जो वेरिएशन निकलता है दोस्तों वो इस तरह से निकलता है p की पावर 1 ओवर n, यानी x ओवर m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p की पावर 1 ओवर n। क्लियर है? नहीं है ये? और यहाँ पर जब हम डायरेक्टली इंटरमीडिएट सिचुएशन में ही, इंटरमीडिएट सिचुएशन के केस में जब हम इसको इस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इस तरह से, मैं ओवरऑल तीनों सिचुएशन यहाँ पर ड्राइव कर देता हूँ फ्रेंड्स। तीनों ही सिचुएशंस यहाँ पे आ जाएंगी इस तरह से।
एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, और ये प्रेशर है। क्लियर है? ये लो प्रेशर, इंटरमीडिएट और हाई, इस तरह से। क्लियर है? नहीं, ये तो रहेगी हाई प्रेशर के लिए, यानी इस पर तो रहेगा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंडिपेंडेंट कांस्टेंट हो जाता है। एक्स ओवर एम क्या हो जाएगा, पी की पावर 0 मीन्स वैल्यू 1, यानी कांस्टेंट हो जाएगा। ये लो प्रेशर है, एक्स ओवर एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी के रहेगा। और ये रेंज दोस्तों इंटरमीडिएट ही रहेगी, यहाँ पर एक्स ओवर एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी की पावर 1 ओवर एन के रहेगा दोस्तों। क्लियर है चीज? अब यहाँ पर कह रहा है यदि हमें एक्स ओवर एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा दीजिए तो के कांस्टेंट आ जाएगा, इनटू पी की पावर 1 ओवर एन। के और एन दोनों ही चीजें कांस्टेंट है। कह रहा है लॉग ले लीजिए बोथ साइड, तो लॉग ऑफ एक्स ओवर एम इज इक्वल लॉग ऑफ के प्लस हो जाएगा ये दोस्तों 1 ओवर एन और लॉग पी। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन लाइन की फॉर्म में इक्वेशन आ जाती है, इक्वेशन ऑफ लाइन। और इसके केस में कह रहा है कि जब इसको लाइन की इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, लॉग एक्स ओवर एम इज इक्वल 1 ओवर एन लॉग पी, ठीक है, प्लस आपका लॉग के। कह रहा है कि लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी के केस में जब आप log x ओवर m को log p के वर्सेस प्लॉट करेंगे, व्हेन फ्रेंड्स व्हेन log x ओवर m प्लॉटेड अगेंस्ट log p, तब कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है, एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है जिसका जो स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू रहेगा 1 ओवर n के। और फ्रेंड्स ये जो इंटरसेप्ट रहेगा, इंटरसेप्ट ऑफ लाइन इक्वल टू लॉग के। ठीक है, यानी स्लोप 1 ओवर n के इक्वल रहेगा और इंटरसेप्ट लॉग के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, किसके केस में? फ्रेंडलेस एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के केस में। क्लियर है? नहीं है ये? कब? जब गैसियस पार्टिकल एड्सॉर्ब होंगे सॉलिड की सरफेस पर। ये दोस्तों देख लीजिए, फ्रेंडलेस एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का एक ड्रॉबैक है, एकमात्र ड्रॉबैक क्या है कि वो हाई प्रेशर पर क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। क्लियर है? नहीं है ये? हाई प्रेशर के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होता। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए लांगबीर नाम के साइंटिस्ट ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था। क्लियर है? नहीं है ये? इसी से रिलेटेड है वो भी। तो इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा लांगबीर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। लैंगमीर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या कहता है दोस्तों? उसके कुछ पॉइंट्स हैं। हम पढ़ रहे हैं क्या? एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड। क्लियर है? नहीं है ये? लैंगमीर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का पहला पॉइंट कहता है कि गैस जो रहती है सॉलिड की सरफेस पर यूनिमोलिकुलर फॉर्म में अट्रैक्ट होती है। कैसी फॉर्म में? यूनिमोलिकुलर फॉर्म में अट्रैक्ट होती है। दूसरा पॉइंट कहता है लैंगमीर का कि एड्सॉर्प्शन जो रहता है गैसों का सॉलिड की सरफेस पर, वो सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा एड्सॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। तीसरा पॉइंट कहता है दोस्तों इसमें कि एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस दो फिनोमिना को साथ लेके चलता है। पहला फिनोमिना क्या रहता है आपका दोस्तों? एड्सॉर्प्शन एक तरह से, और दूसरा फिनोमिना इसमें रहता है दोस्तों आपका इवेपोरेशन। क्लियर है? नहीं है? एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड मींस गैसों के पार्टिकल जब सॉलिड की सरफेस पर एड्सॉर्ब हो रहे हैं तो उसको कंडेंसेशन, और जब सॉलिड सरफेस से वो निकल रहे हैं तो उसको इवेपोरेशन। यानी दो फिनोमिना साथ चलते हैं, कंडेंसेशन और इवेपोरेशन। क्लियर है ये चीज? इसमें ये पॉइंट आप जरूर याद रखिए कि जो कंडेंसेशन वाला फिनोमिना है, कंडेंसेशन जो फिनोमेना दोस्तों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है कि एरिया के, वैकेंट सरफेस की, खाली जो
जगह है। क्लियर है नहीं है ये। और इवेपोरेशन दोस्तों, इवेपोरेशन का फिनोमेना दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है कवर्ड एरिया के, कवर्ड एरिया के। क्लियर है नहीं है ये। कंडेंसेशन किसके, वैकेंट सरफेस के, वैकेंट एरिया के, और इवेपोरेशन कवर्ड एरिया के। क्लियर है नहीं है ये चीज। तो इन चीजों को दोनों को हम साथ लेकर के इक्विलिब्रियम सिचुएशन में इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। देखिए अब देखिए वो कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास कोई सॉलिड सरफेस है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या हमारे पास कोई सॉलिड सरफेस है। अब उसमें कह रहा है मान लीजिए थीटा इज द एरिया ऑफ एड्सॉर्बेट एट द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर थीटा सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया एक तरह से कवर्ड है। ये क्या है, कवर्ड एरिया है, और ये टोटल एरिया है। क्लियर, इतना कवर हुआ है, ये टोटल है। तो अनकवर कितना है, क्लियर है, ये कवर हो गया, ये आपका टोटल हो गया। तो अनकवर कितना रहेगा दोस्तों, 1 माइनस थीटा। ये क्या रहेगा हमारा, अनकवर एरिया रहेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ ये चीज। अब देखिए यहां पर कि रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का वैकेंट एरिया पर डिपेंड करता है नहीं करता। वैकेंट एरिया ये रहा आपका। क्लियर है नहीं, ये टोटल इतना है, कवर्ड इतना है, तो वैकेंट कितना है। रेट ऑफ कंडेंसेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा फ्रेंड्स, आपका 1 माइनस थीटा के। क्लियर है नहीं है। और प्रेशर चलेगा साथ में, पी नहीं है तो। और यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को आप हटा दीजिए, इज इक्वल मान लीजिए K1 1 माइनस थीटा इंटू पी। ये क्या रहेगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन निकल के आएगा दोस्तों। रेट ऑफ इवेपोरेशन निकाल लीजिए, रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा दोस्तों, कवर्ड एरिया के यानी थीटा के। यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो K2 कांस्टेंट मान लेंगे, K2 थीटा के। ठीक है। इक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्या कहती है दोस्तों, इक्विलिब्रियम का सिचुएशन कहता है कि कंडेंसेशन बिकम इक्वल टू इवेपोरेशन, यानी इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का रेट बराबर हो जाए, यानी ये इक्वल ये इसके। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि K1 1 माइनस थीटा इंटू पी इज इक्वल K2 इंटू थीटा के। क्लियर है फ्रेंड्स। यहां से थीटा निकाल लीजिए, इस तरह से इसमें ये रहेगा K1 माइनस K1 P माइनस रहेगा दोस्तों K1 थीटा P। क्लियर हुआ, ये इज इक्वल K2 थीटा। यहां से आप इसको इधर ले जाइए, K1P इज इक्वल K2 थीटा प्लस K1 थीटा P। ओके, यहां से आप थीटा कॉमन निकाल लेंगे, K1 P इज इक्वल, थीटा कॉमन ले लिया फ्रेंड्स हमने, K2 प्लस K1P प्लस K1P। ओके, और यहां से फ्रेंड्स थीटा इज इक्वल आ जाएगा हमारा K1P ओवर K2 प्लस K1 आपका P। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें से भी आप K2 कॉमन निकाल सकते हैं, या तो यही इतना ही रहने दीजिए, या इसमें से K2 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका K1 ओवर K2 कॉमन लेंगे जब K2 तो ये K1 ओवर K2 हो जाएगा, इंटू P ओवर K2 यहाँ से कॉमन निकल गया, यहाँ क्या बच गया दोस्तों 1 प्लस, यहाँ K2 है नहीं तो K1 ओवर K2 इंटू P हो जाएगा दोस्तों। ये नहीं है, यहाँ K1 ओवर K2 को हम कोई भी कांस्टेंट और दूसरा कांस्टेंट मान लेंगे, मान लीजिए हमने मान लिया B। ठीक है, तो यहाँ पर हम थीटा इज इक्वल क्या हो रहेगा BP ओवर 1 प्लस BP। क्लियर है ये आपका रहेगा दोस्तों लागमीर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का स्टेटमेंट। यहाँ पर आपका B जो रहेगा
ये कांस्टेंट है। क्लियर है नहीं है? K1 K2 की तरह B क्या है? कांस्टेंट। और B का वैल्यू क्या रहेगा दोस्तों? B इज इक्वल रहेगा K1 ओवर K2। क्लियर है नहीं है? ये जिसका वैल्यू डिपेंड करेगा किस पे? नेचर ऑफ एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट पे। नहीं है? नेचर ऑफ एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट पे B का वैल्यू डिपेंड करेगा। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं दोस्तों इसे। चलिए आगे बढ़े हम इसी में ही। जब हमें इनका वैल्यू निकालना होता है, प्लॉटेशन करना होता है, ग्राफ प्लॉट करना होता है, तो उस केस में हम आगे बढ़ेंगे। इसके लिए लैंगमीर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहता है कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है दोस्तों थीटा के कवर्ड एरिया के। क्लियर है नहीं है? और थीटा का वैल्यू क्या है हमारा? ये यानी x ओवर m इज इक्वल कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट 3 K3 मान लिया, इनटू थीटा। x ओवर m इज इक्वल K3 इनटू थीटा का वैल्यू क्या दोस्तों? bp ओवर 1 प्लस bp। ठीक है? थीटा का वैल्यू क्या रहेगा हमारा? bp ओवर 1 प्लस bp। x ओवर m, x ओवर m, यहां से फ्रेंड्स K3b को हम कोई और कांस्टेंट मान लेंगे, इज इक्वल, ये मान लिया हमने a p ओवर 1 प्लस आपका दोस्तों रहेगा bp। ठीक है? ये स्टेटमेंट और आ जाएगा आपका। अब इस स्टेटमेंट को हम लाइन की इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां से फ्रेंड्स इसमें x ओवर m अपॉन में p को इसके नीचे ले आइए। ठीक है? इज इक्वल क्या रहेगा? a ओवर 1 प्लस bp रहेगा। ये क्लियर है नहीं है? ये x ओवर m, ये p इसके नीचे आ गया, इज इक्वल a ओवर 1 प्लस bp। यहां पर p इज इक्वल a ओवर 1 प्लस bp हो जाएगा। इसको इनवर्स कर ले बोथ साइड, ये हो जाएगा दोस्तों p ओवर x ओवर m इज इक्वल 1 प्लस bp ओवर a। ठीक है? ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी दोस्तों, इज इक्वल 1 ओवर a प्लस आपका b ओवर a इंटू p। समझ के चलना, ये किसके बराबर है आपका? इसको यहां राइट कर देते हैं हम। सही से देख लीजिए, यहाँ ये रहेगा आपका इन्वर्स करने पर p ओवर x ओवर m इज इक्वल 1 प्लस bp ओवर a और p ओवर x ओवर m इज इक्वल 1 ओवर a प्लस b ओवर a इंटू p। ठीक है? ये आ गई हमारी इक्वेशन। y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी। नहीं है? जब कह रहा है कि p ओवर x ओवर m प्लॉटेड अगेंस्ट p ओवर x ओवर m, इस तरह से ग्राफ के लिए कह रहा है कि p ओवर x अपॉन m प्लॉटेड अगेंस्ट p, देन एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है दोस्तों इस तरह से, जिसके लिए स्लोप इज इक्वल टू b ओवर a। स्लोप इक्वल टू किसके रहेगा? b अपॉन में a के, और जिसका इंटरसेप्ट दोस्तों इक्वल हो जाएगा 1 ओवर a के। इंटरसेप्ट इक्वल टू 1 ओवर a के। ठीक है? तो ये हमारा लैंगमीर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के लिए स्टेटमेंट आ जाता है। कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आ जाती है यहाँ से। क्लियर है नहीं है? ये चीज देख लीजिए।